दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 195 बीएनएसएस देखा, बट आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक तो ये आपको चैप्टर 13 का पूरा रिवीजन करा देगी, दूसरा दो पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए। एक पार्ट में सेक्शंस होंगी 173 बीएनएसएस से लेकर 193 बीएनएसएस तक, जो सेक्शन 154 सीआरपीसी से 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, और दूसरा पार्ट होगा 194 बीएनएसएस एंड 195 बीएनएसएस, जो 174 सीआरपीसी एंड 175 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं। ये दो पार्ट मैंने क्यों बनाए हैं? देखिए, इधर वाले पार्ट में जो पहला पार्ट है, इतनी सारी सेक्शंस जो भी काम करती हैं रेगुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वही काम लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए केवल और केवल दो सेक्शंस करती हैं, 194 बीएनएसएस एंड 195 बीएनएसएस। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह बोला कि दीज आर कंप्लीट कोड, अब कहेंगे तो कंप्लीट संहिता इन इटसेल्फ for the purpose of inquiry or investigation in case of suicidal, accidental and suspicious death. Suspicious death हुई, accidental death हुई या फिर suicidal death हुई, इन मैटर्स में पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आप पहले ये पता कर लो कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है इस टाइप की डेथ्स की, उनसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना नहीं पाया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, पहले लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे अंडर सेक्शन 194 सीआरपीसी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डेथ के कारण क्या है, और उस डेथ के कारण को जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये चेक करेंगे डेड बॉडी के ऊपर वुंड्स कैसे लगे हैं, कोई फ्रैक्चर है क्या हड्डी में, कोई ब्रूजेस हैं क्या, नील पड़े हुए हैं या कोई और इंजरी मार्क्स उस बॉडी पर हैं, और अगर हैं तो ये देखेंगे कि किस मैनर में लगे, ये किस तरीके से लगे हैं, और किस वेपन से लगे होंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से लगे होंगे। ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर बताएगा कि उसको एपरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या लगता है। ये सब बॉडी का एग्जामिनेशन बाहर से करने पर उसको क्या लगता है कि इस डेथ के कारण क्या रहे होंगे। तो ये पर्पज होता है 194 बीएनएसएस का, जिसे कहते हैं टू असर्टेन द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। और अगर ये अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ से ऐसा लगता है कि इस पर तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो अब फिर उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। जिस मोमेंट ये कंक्लूड हो जाएगा कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसी मोमेंट एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। वो हो सकता है एट द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आई वो हो जाए, या हो सकता है कि आफ्टर रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ये बात निकल कर आ जाए, या आफ्टर कंक्लूजन ऑफ लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन ये बात निकल कर आए। बट जिस समय ये बात निकल कर आएगी उसी समय एक रेगुलर एफआईआर करनी पड़ेगी, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब अब ये नहीं है कि रेगुलर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है तो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाएगा। नो, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन भी साथ के साथ चलेगा, बिकॉज कि दोनों इन्वेस्टिगेशंस का पर्पज अलग अलग है। रेगुलर इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ये है कि ये चेक करना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, कहां हुआ, किसने किया, कौन सा ऑफेंस हुआ, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना है। लेकिन यहां पर जो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन है, यहां पर ये इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल इतनी सी बात जानने के लिए होता है कि ये जो डेथ हुई है इसके कारण क्या है, किस कारण से डेथ हुई इसकी। केवल इतना सा इन्वेस्टिगेशन ये करना होता है कि जो दोनों इन्वेस्टिगेशन अपने आप में अलग अलग हैं और एक साथ भी चल सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं कंपैरिजन पर। देखिए कंपैरिजन में क्या क्या बातें आपके सामने आएंगी और आपका रिवीजन भी बहुत स्पीड से हो जाएगा। मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है। देखिए
इस लेफ्ट साइड में मैंने बातें करी सब रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की और राइट साइड में बातें करी लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन की। और शुरू से देखूंगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ के रखूंगा जिससे कि आपका टाइम बचे, तो थोड़ा कंसंट्रेट करना आप लोग। देखिए सेक्शन 154 सीआरपीसी से लेकर 173 सीआरपीसी तक जाते हैं, जो 173 बीएनएसएस से 193 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं। और दूसरी तरफ जो कंपैरिजन में मैंने पार्ट बनाया वो केवल दो सेक्शन 174 या फिर 175 सीआरपीसी, जो 194 एंड 195 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो वन बाय वन देखिए, 154 से अगर मैं शुरुआत करूं तो 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस क्या बात करती है? रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात आएगी तो इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में मर्डर भी शामिल है। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं मर्डर भी शामिल है? क्योंकि इस साइड में मैं डेथ की बात करने वाला हूं, कंपैरिजन भी कर रहा हूं ना साथ में। तो 154 में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें मर्डर होने की भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, और इस इंफॉर्मेशन को 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस में रजिस्टर किया जाएगा। तो इसका कंपैरिजन इधर देखिए 174 में किस तरीके से होगा। बस एक बात है कि ये 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस केवल और केवल डेथ मैटर्स से रिलेटेड है, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ हो। तो क्या कहती है? देखिए वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिली थी, यहां पर भी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन है डेथ। और डेथ कैसी हो? केवल सुसाइडल हो, या किसी दूसरे पर्सन ने डेथ की हो, या मशीनरी से डेथ हुई हो, या एनिमल ने डेथ की हो, या डेथ एक्सीडेंटल हो, या फिर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वो डेथ हुई हो। तो इतने मैटर्स की डेथ की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो कहां रजिस्टर होगी? 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस में। तो दोनों को देखा तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट सेक्शन आती है कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर इन्वेस्टिगेशन की कहां से आती है? 156 सीआरपीसी जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है अब 175 बीएनएसएस की, यहां से पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कि वो अब इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। और इधर वाले पार्ट में देखिए, इधर जब इंफॉर्मेशन आई थी तो इधर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, बट वो पावर कहां से आती है? वो भी पावर इसी सेक्शन में 174 सबसेक्शन 1 या 194 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस से ही मिलती है। और वहां पर भी पावर है टू इन्वेस्टिगेट द अबव सेड डेथ, बट वो एक लिमिटेड पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन है, और वो लिमिटेड पर्पज है टू असर्टेन कॉज ऑफ द डेथ। बट यहां पर जो पर्पज है इन्वेस्टिगेशन का वो अनलिमिटेड है। कहीं तक भी जाना पड़े, कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करनी पड़े, कोई भी रेलेवेंट फैक्ट कलेक्ट करना पड़े, वो सब इधर हो सकता है रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में। बट इधर वाले इन्वेस्टिगेशन में केवल और केवल डेथ के कारण जानने हैं और कुछ नहीं जानना है। लेकिन पावर कहां से मिली? इधर तो मिली 156 सीआरपीसी या 175 बीएनएसएस, और इधर 174 सबसेक्शन 1 से ही मिलती है। तो देखो किस तरीके से दोनों में कंपैरिजन आया। सेक्शन देखिए, इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल गई। तो नेक्स्ट सेक्शन 157 सीआरपीसी या 176 बीएनएसएस क्या कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर टू प्रोसीड टू द स्पॉट, वो मौके पर जाएगा जहां पर ऑफेंस हुआ है और वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सिमिलर बात कहती है सबसेक्शन 1 ऑफ 174 सीआरपीसी, जो सबसेक्शन 1 194 बीएनएसएस है, वो भी यही बात कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर जाएगा, प्रोसीड करेगा, बट कहां? कि जहां पर डेड बॉडी पड़ी है, टू प्रोसीड टू द प्लेस ऑफ डेड बॉडी, जहां पर डेड बॉडी है उस प्लेस पर जाएगा। और 175 में देखिए दूसरी बात एक और कही गई कि पुलिस ऑफिसर सेंड अ रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट, वो एक रिपोर्ट सेंड करेगा। ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ध्यान देना कि ये वो रिपोर्ट है कि वो इन्वेस्टिगेशन में एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है एफआईआर रजिस्टर करने के बाद। तो वो एक रिपोर्ट भेजेगा। और यहां पर देखिए सबसेक्शन 1 ऑफ 194 बीएनएसएस में कुछ इसी तरीके की बात की गई, और वहां ये कहा गया कि वो जो इंफॉर्मेशन आई थी रिलेटेड टू डेथ
ऑफ अ पर्सन, उस इंफॉर्मेशन को भी वो भेजेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। यहां जो मैजिस्ट्रेट थे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे और यहां जो मैजिस्ट्रेट हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, इनके पास इस इंफॉर्मेशन को भेजेगा। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि जितनी बातें यहां एक सेक्शन में अलग से कही गई, उनकी कुछ बातें सबसेक्शन 1 ऑफ 194 बीएनएसएस में ही कह दी गई है। और देखिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए आप, सेक्शन 158 से लेकर 159 सीआरपीसी, जो सेक्शन 177 से लेकर 178 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी बातें कही गई, ऐसी कुछ भी बात इस 194 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में कहीं भी नहीं कही गई, ना 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस में कही गई। ऐसी कहीं भी कुछ भी बात नहीं कही गई है। इट मींस मैं अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से देखूं तो 158 या 177 बीएनएसएस ये कहती है, वो जो रिपोर्ट जो 157 सीआरपीसी या 176 बीएनएसएस में भेजी गई, वो एक सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भेजी जाएगी और उस सुपीरियर ऑफिसर्स की कुछ अपनी पावर्स होंगी। बट ऐसा यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है कि वो जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है डेथ से रिलेटेड, कि वो सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस पावर को यहां यूज कर सकते हैं कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भी जा सकती है, बट लिखा गया कुछ नहीं। दूसरी बात, 159 सीआरपीसी या जो 178 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन, वहां जब ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची, ये मैजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, जब इनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंची तो उनके पास क्या क्या पावर्स हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो अगर मान लो कि पुलिस ऑफिसर ने ये कहा था कि मैं एफआईआर करने के बाद मुझे कुछ भी सस्पिशियन नहीं है और मैं अब इन्वेस्टिगेशन पर एंटर नहीं कर रहा हूं, ऐसा 157 सीआरपीसी या 176 बीएनएसएस में कहा गया था, और वो रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची तो उनको पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं एसएचओ को कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और अगर मान लो वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करना चाहते तो उनके पास ये भी पावर है कि वो खुद चाहें तो इसमें इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, और खुद इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो वो एक सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। या तो खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं या सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं। बट इधर 194 बीएनएसएस की जो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास गई, उसमें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 160, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान देना थोड़ा सा। 160 सीआरपीसी जो 179 बीएनएसएस है, जो पुलिस ऑफिसर को पावर देती है रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में कि वो विटनेसेस को ऑर्डर कर सकते हैं टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। विटनेसेस को नोटिस दे सकते हैं कि आप आइए पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, सब्जेक्ट टू कि वो वोमेन नहीं है, 15 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है, 60 साल से ज्यादा का व्यक्ति नहीं है, या वो फिजिकली मेंटली डिसेबल पर्सन नहीं है, या वो एक्यूट इलनेस उसको ना हो। तो कहा पुलिस ऑफिसर उसे नोटिस देकर पुलिस स्टेशन बुला सकता है टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू एग्जामिन हिम। ये बात कही गई सेक्शन 160 सीआरपीसी या फिर 179 बीएनएसएस में। तो इसी तरीके की पावर अब नई सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन 174 से 175 सीआरपीसी जो 195 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन, उसकी सब सेक्शन 1 में कहा गया कि वो जो 2 या 2 से अधिक रेस्पेक्टेबल पर्संस के प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन करनी थी टू असर्टेन द कॉज ऑफ डेथ, उन रेस्पेक्टेबल पर्संस को कैसे बुलाया जाएगा। तो यहां बोला कि 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस का नोटिस देकर ऐसे रेस्पेक्टेबल पर्संस को ज्वाइन कराया जाएगा। सिमिलर पावर दी गई है, बट वहां एक अलग सेक्शन है और यहां 175 और क्या है देखिए, इसी सेक्शन 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएसएस में यह कहा गया कि जिस पर्सन को ऐसा नोटिस मिला वो बाउंड है टू अटेंड द पुलिस ऑफिसर एंड आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट वही क्वेश्चंस जो उसको चार्ज ऐसा एक्सपोज कर देगा। अगर क्वेश्चन का आंसर दिया
तो उसके खिलाफ कोई चार्ज लग जाएगा, कोई पेनल्टी लग जाएगी, कोई प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर सच सच देने के लिए वो पर्सन बाउंड है, ऐसा कहा गया 160 सीआरपीसी 179 बीएनएसएस में। और देखिए इधर यही बात कहां कही गई लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेक्शन 175 बीएनएसएस सबसेक्शन 1 सीआरपीसी या सबसेक्शन 1 ऑफ 195 बीएनएसएस में भी यही कहा गया कि वो पर्सन जिसको ये नोटिस दिया गया है 175 और 195 बीएनएसएस का, वो बाउंड है टू अटेंड द पुलिस ऑफिसर एंड आंसर द क्वेश्चंस पुट टू हिम, और वो भी सच सच एक्सेप्ट वही जो बातें इधर लिखी थी। तो ये हुई बात नोटिस के रिगार्डिंग और ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है 161 सीआरपीसी 180 बीएनएसएस, जहां पर विटनेस को रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में ओरली एग्जामिन करने की बात कही और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात कही। देखिए यहां पर ये तो एग्जैक्टली नहीं लिखा गया कि उन पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, वो इस पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं ओरली, ऐसा एग्जैक्टली इस सेक्शन 195 बीएनएसएस या 194 बीएनएसएस में नहीं लिखा गया, बट वहां 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस की सबसेक्शन 1 में लिखा गया कि जिस पर्सन को यह नोटिस दिया गया ही इज बाउंड टू अटेंड एंड आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। इसका मतलब कि जब उसको जो क्वेश्चन किए गए उनका आंसर ये प्रॉपर देगा, और जब आंसर देगा तो पुलिस ऑफिसर उनको रिकॉर्ड भी कर लेगा। इट मींस यहां भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर इस पुलिस ऑफिसर के पास है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 194 बीएनएसएस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो कौन सी सेक्शन में किया जा रहा है, 195 बीएनएसएस में। जो सेक्शन 161 में सीआरपीसी में या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड होता है इन रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, वही स्टेटमेंट इन लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड होता है 195 बीएनएसएस में। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो दो सेक्शंस हैं, इंक्वायरी या इंक्वेस्ट के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में, जब डेथ हुई हो और उसका डेथ का कारण असरटेन करना हो, तो केवल और केवल ये दो सेक्शन अपने आप में कंप्लीट कोड हैं, ये किसी और सेक्शन की आवश्यकता नहीं है इनको। तो इस कंपैरिजन से आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या कहती है, 162 सीआरपीसी या फिर 181 बीएनएसएस ये कहती है कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया पुलिस ऑफिसर ने, उस स्टेटमेंट को साइन नहीं कराएगा विटनेस से। विटनेस का अपना स्टेटमेंट है तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाएगी कि अगर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है तो फिर स्टेटमेंट पर वो विटनेस साइन नहीं करेगा। अब इसके रिगार्डिंग यहां पर इस साइड में लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी बात सेक्शन ना तो 194 बीएनएसएस ना ही 195 बीएनएसएस में लिखी गई। लेकिन आप ध्यान रखिए, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि ये जो सेक्शंस हैं 181 बीएनएसएस या 162 सीआरपीसी, ये इधर वाले इन्वेस्टिगेशन पर एज इट इज एप्लीकेबल हैं। जैसे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन पर एप्लीकेबल होंगे ये सेक्शन, ऐसे ही इधर लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन जो 194 बीएनएसएस में हो रहा है उस पर भी एप्लीकेबल होंगी। इसका मतलब जो स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड किए जाएंगे लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में, उन पर भी विटनेस के साइन नहीं लिए जाएंगे। और 162 या 181 बीएनएसएस कहती है ये स्टेटमेंट किसी और पर्पज के लिए यूज ही नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट कंट्राडिक्शन ऑफ विटनेस। तो यहां पर भी ये बात एप्लीकेबल है कि 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए उन पर साइन तो लिया ही नहीं जाएगा और इनका यूज भी कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट कंट्राडिक्टिंग द विटनेस। तो देखिए कितना सिमिलर है, केवल इधर दो सेक्शंस में महासागर भर दिया है इधर की बहुत सारी सेक्शंस को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब सेक्शन में बात करूं इधर रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में तो 163 सीआरपीसी से लेकर 172 सीआरपीसी जो 182 बीएनएसएस से लेकर 192 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, इनके बारे में जो कुछ भी इधर रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में कहा गया इससे रिलेटेड बात
इन दोनों सेक्शंस में कुछ भी नहीं लिखा गया 194 बीएनएसएस या 195 बीएनएसएस में से किसी भी सेक्शंस में ऐसी बातें यहां पर नहीं लिखी गई हैं। तो मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से आपको ये सारी सेक्शन जो 163 सीआरपीसी से लेकर 172 सीआरपीसी तक हैं, जो अगर बीएनएसएस की बात करें तो 182 बीएनएसएस से लेकर 192 बीएनएसएस तक हैं, जो इधर कंपैरेटिव इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इधर 194 या 195 बीएनएसएस में नहीं है। फटाफट से देख लेते हैं क्या कहती हैं। सेक्शन 163 182 बीएनएसएस कहती है कोई पुलिस ऑफिसर इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, वो पर्सन जो 24 इंडियन एविडेंस एक्ट या 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं, उनको कहीं कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस नहीं करेगा। 164 देखिए क्या कहती है। 164 सब लोग जानते हैं, जो 183 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में बात होती है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। मैजिस्ट्रेट साहब को यहां पावर दी गई है कि वो किसी एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर स्पेशली कहा गया है कि जो रेप केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं अगेंस्ट वुमेन और एसिड अटैक के ऑफेंसेस हैं, उनमें मैजिस्ट्रेट साहब को बाउंड किया गया है कि आप वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। पुलिस ऑफिसर को भी कहा गया कि आप ऐसे विटनेसेस को प्रोड्यूस करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। 164A कैपिटल ए जो 184 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और यहां पर यह कहा गया पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि अगर कोई रेप विक्टिम लेडी है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा ही भेजेगा, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका एग्जामिनेशन कराएगा। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी बाउंड किया गया कि आप इसका मेडिकल उसकी कंसेंट या उसके बिहाफ पर कोई कंसेंट देने वाला हो उसकी कंसेंट से करोगे और रिपोर्ट तैयार करके 1 हफ्ते में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भेज दोगे। तो ये 1 हफ्ते वाला टाइम सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए 165 सीआरपीसी, 166 सीआरपीसी जो 185 बीएनएसएस और या फिर 186 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं। ये बात करती हैं कि रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो वहां पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी प्लेस की सर्च करना चाहता है और उसके पास वारंट लाने का टाइम नहीं है तो वो विदाउट वारंट किसी प्लेस की सर्च कर सकता है। 185 बीएनएसएस बात करती है कि अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लेस की सर्च ले सकता है, और 186 बात करती है कि अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के बाहर किसी स्थान पर किसी प्लेस की सर्च कर सकता है विदाउट वारंट। अब 185 को थोड़ा देख लीजिए, यहां पर काम की बात है कि 185 बीएनएसएस में यह कहा गया है कि अगर किसी प्लेस की तलाशी ली जा रही है, वहां पे कोई आर्टिकल सीज किया जा रहा है, तो ऐसी तलाशी के प्रोसेस की और ऐसे सीजर के प्रोसेस की पुलिस ऑफिसर वीडियोग्राफी करेगा, ऐसा नए लॉ में लिखा गया है। तो अब आप देखिए कि ये 194 बीएनएसएस या 195 बीएनएसएस के साथ कितना करस्पॉन्डेंस करती है। देखिए, क्योंकि 194 बीएनएसएस में क्या कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे कि आप ये वुंड देखोगे, फ्रैक्चर देखोगे और ब्रूजेस देखोगे, इंजरी मार्क्स देखोगे। डेथ क्यों हुई, डेथ के कारण क्या हुए, वो जानने की कोशिश करोगे। तो इस लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स को कुछ आर्टिकल्स भी सीज करने पड़ जाते हैं। तो आप देखिए, क्या लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में जब आर्टिकल सीज करेगा पुलिस ऑफिसर तो क्या वीडियोग्राफी कंपलसरी है करना? बिल्कुल कंपलसरी है करना, क्योंकि 185 बीएनएसएस में ये बात कही गई है कि किसी स्थान की तलाशी ले रहे हैं या फिर वहां कोई जो आइटम्स मिले उनको सीज कर रहे हैं। देखिए, यहां पर जो 194 बीएनएसएस में कोई भी आर्टिकल अगर सीज करना चाहता है पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन,
तो वो सीजर की पावर कहां से मिलेगी पुलिस ऑफिसर को? 106 बीएनएसएस से मिलेगी, जो 102 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और ये चैप्टर 7 में आता है। और सेक्शन 105 बीएनएसएस है, ध्यान दीजिए, सेक्शन 105 बीएनएसएस है, वो ये कहती है कि अगर पावर सीजर की चैप्टर नंबर 7 से मिल रही है, अगर पावर सर्च की चैप्टर नंबर 7 से मिल रही है, तो ऐसी हर सर्च में, ऐसी हर सीजर में वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है। तो इस लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में भी 194 बीएनएसएस वाले लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में भी अगर किसी आर्टिकल को सीज करना पड़ रहा है, किसी प्लेस की सर्च करनी पड़ रही है, तो वहां सीजर और सर्च की वीडियोग्राफी अब पुलिस ऑफिसर को करनी पड़ेगी। और 185 बीएनएसएस के प्रोविजंस भी यहां 194 बीएनएसएस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखिए 186 बीएनएसएस, जो मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस कितना है 185 और 186 में, कि 185 अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर कोई प्लेस है वहां पर तलाशी दी जा रही है, बट 186 अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के बाहर जाकर तलाशी दी जा रही है। तो देखिए 194 बीएनएसएस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर 194 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग्स केवल और केवल अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर पाई गई डेड बॉडीज पर कर सकता है। तो ये तो बाहर वाली बात है। तो यहां 186 194 बीएनएसएस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, रिवीजन फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन आती है 167 सीआरपीसी, जो 187 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन, और वहां पर बात हुई कि अगर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया और इन कस्टडी में डिटेन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, तो इस सेक्शन ने ड्यूटी लगाई पुलिस ऑफिसर के पास, सब सेक्शन 1 ने, कि अब आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देना, सब सेक्शन 1 में कहा गया। लेकिन ऐसी कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पर्पज ही नहीं है एक्यूज को अरेस्ट करना। वहां तो केवल एक ही पर्पज है कि डेथ का कारण का पता लगाना है। इसलिए जब एक्यूज को अरेस्ट नहीं करना, तो ये 187 बीएनएसएस पिक्चर में ही नहीं आई। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो सब सेक्शन 1 में यही कहा गया कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना। कब? जब एक्यूज को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है कस्टडी में, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, और आपको ये लगता है पुलिस ऑफिसर को कि वो जो एक्यूजेशंस है या इंफॉर्मेशन जिस पे अरेस्ट किया गया है वो वेल फाउंडेड है, उसके साथ में, उसकी सपोर्ट में एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं, देन 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे अरेस्टेड एक्यूज पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की पावर शुरू हो जाती है। तो उस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उस एक्यूज को वो कैसी भी कस्टडी में भेज सकता है जो उसे उचित लगे। जनरली वो दो कस्टडी है, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, दैट इज पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। अब ये पीरियड कितना हो सकता है जुडिशियल कस्टडी का? तो ये सेक्शन कहती है कि ये टोटल पीरियड मैक्सिमम 90 डेज और 60 डेज हो सकता है। 90 डेज कहां? जहां ऑफेंस ऐसा था कि डेथ पेनल्टी थी उसमें, या लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, या फिर पनिशमेंट ऐसी है जो 10 इयर्स और मोर वाली है, 10 इयर्स और मोर वाली थी। तो ऐसे केसेस में तो 90 डेज तक आप उसको मैक्सिमम कस्टडी में रख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी ऑफेंसेस बच गए उन सब में 60 डेज का पीरियड है मैक्सिमम कस्टडी का। और यहीं पर कहा जाता है, ये सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस है, जहां पर ये कहा गया कि यहीं पर डिफॉल्ट बेल भी दी जाएगी अगर इतने दिन से ज्यादा में कस्टडी हो जाती है। तो इट मींस इनडायरेक्टली इंप्लाइडली अगर कहा जाए तो अगर चार्जशीट इतने डेज में नहीं आई तो अब उस एक्यूज को डिफॉल्ट बेल दे दी जाएगी, स्टैट्यूटरी बेल दे दी जाएगी, ऑटोमेटिक बेल दे दी जाएगी और उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि 90 दिन या 60 दिन में अगर एक्यूज कस्टडी में है तो चार्जशीट फाइल कर दी जाए। कि इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, लेकिन कब? जब केस सम्मन्स केस है और ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है।
अगर ऐसा केस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरा करना पड़ेगा, और 6 महीने में पूरा नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि अब आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, लेकिन कंडीशन है कब होगा, जब उस डेट से 6 महीने काउंट होंगे जब एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था। अगर एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया था तो ये 6 महीने काउंट होंगे ही नहीं। और देखिए और बात लिखी गई इसी सेक्शन में कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी कुछ पावर है कि अगर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं था एक्यूज को फॉरवर्ड करने के लिए, तो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और उसके पास वही पावर्स जो 90 दिन और 60 दिन की थी वो केवल और केवल 7 दिन की थी। हाँ, इसी में पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है, मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी हो सकती है, लेकिन वो पुलिस 15 डेज की कस्टडी कितने दिन तक ले सकती है, जहां पर ऑफेंसेस 90 डेज वाले हैं, टोटल कस्टडी 90 डेज वाले हैं, वहां पहले 60 दिन में पुलिस कस्टडी 15 दिन की कभी भी ले सकती है। जो केसेस 60 दिन वाले हैं उनमें पहले 40 दिन में कभी भी 15 दिन की कस्टडी ले सकती है। ऐसी इंटरप्रिटेशन सब लोग कहते हैं, बट मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हुआ कि सेक्शन 187 बीएनएसएस क्या कहती है। अब बात करते हैं 188 बीएनएसएस या 168 बीएनएसएस। वो कहती है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो वो अपनी रिपोर्ट बनाकर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने रखेगा और फिर उसकी ड्यूटी शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन 189 बीएनएसएस या 169 सीआरपीसी में वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देखेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या एविडेंसेस इनसफिशिएंट हैं, डेफिशिएंट हैं, कि उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने फॉरवर्ड किया जाए। और अगर वो पाता है कि हाँ एविडेंसेस डेफिशिएंट हैं, इतनी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर नहीं है कि उसको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाए, एक्यूज को फॉरवर्ड किया जाए, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि वो एक्यूज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी। और कब, जब वो एविडेंसेस डेफिशिएंट थी, एविडेंस सफिशिएंट नहीं थी। और इसकी नेक्स्ट सेक्शन इसकी अपोजिट सेक्शन है, और ये कहा गया 190 बीएनएसएस या 170 सीआरपीसी में कि अगर एविडेंसेस सफिशिएंट थी तो अब एक्यूज को फॉरवर्ड किया जाएगा टू द मैजिस्ट्रेट। अगर वो कस्टडी में है तो कस्टडी में, और अगर बेल पर है तो उसको कहा जाएगा कि आप एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाइए उस डेट पर। अब बात करते हैं 171 सीआरपीसी जो 191 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। वहां पे कहा गया कि विटनेसेस को जो कोर्ट ले जाना है, उनसे जो बॉन्ड लेना है कोर्ट ले जाने के लिए, उन्हें हरास नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी उनको डिटेन नहीं करेगा कोर्ट ले जाने के लिए। ऐसा 171 सीआरपीसी या 191 बीएनएसएस में कहा गया। सेक्शन 172 सीआरपीसी 192 बीएनएसएस केस डायरी से रिलेटेड सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उसकी बातों को एक केस डायरी में लिखेगा, वो एक डायरी में मेंटेन करेगा। डे टू डे इन्वेस्टिगेशन क्या उसने किया सब कुछ मेंटेन करेगा एक डायरी में, दैट इज कॉल्ड केस डायरी। केस डायरी कैसी होगी, यहीं पर बताया गया कि एक वॉल्यूम में होगी, पेजिनेटेड होगी, और दूसरी बात ये कहा गया कि जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट लिखे जाएंगे सारे स्टेटमेंट्स इस केस डायरी में इंसर्ट किए जाएंगे। ये बात हुई सेक्शन 172 सीआरपीसी जो 192 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। अब आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन 173 सीआरपीसी जो 193 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन, और यहां सब सेक्शन 1 में यह कहा गया कि वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने शुरू किया था आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अब वो खत्म होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को विदाउट अननेसेसरी डिले कंप्लीट किया जाएगा। क्या टाइम बताया है यहां पर, विदाउट अननेसेसरी डिले, कोई टाइम नहीं बताया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट डिले कंप्लीट किया जाएगा। और यहां पर क्या लिखा गया है 194 बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो यहां पर बताया गया सबसेक्शन 2 में 194 सबसेक्शन 2 में कहा गया कि वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो रिपोर्ट
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी जाएगी विद इन 24 आवर्स। और ये विद इन 24 आवर्स सीआरपीसी में नहीं लिखे गए थे, ये नए लॉ में लिखे गए। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का टाइम नहीं लिखा, रिपोर्ट को भेजने का टाइम लिखा है। तो यही माना जाएगा कि रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जाएगी, वो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम है, जब मेरी ओपिनियन में जब ऑटोप्सी पोस्टमार्टम की आवश्यकता डेड बॉडी पर नहीं होगी तो। और अगर ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम की आवश्यकता है तो फिर 24 आवर्स में वो रिपोर्ट नहीं जा सकती है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसेक्शन 2 देखिए क्या कहती है। BNSS ये कहती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन रेप केसेस का है या पोक्सो केसेस का है, सेक्शन 4, 6, 8 और 10 ये ऑफेंसेस हैं पोक्सो के, तो इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स ओनली। इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को यहां कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि चार्जशीट फाइल की जाएगी, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करोगे, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो भी आए बट 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। और यहां पर ऐसी पोक्सो रेप वेप की रिलेटेड कोई बात है नहीं, बिकॉज यहां का तो पर्पज ही अलग है, लिमिटेड पर्पज है टू असर्टेन द कॉज ऑफ डेथ ओनली। और देखिए 193 BNSS क्या कहती है, क्योंकि ये लास्ट सेक्शन है, क्योंकि 194 तो इधर शुरू हो ही जाती है। देखिए पुलिस रिपोर्ट सबसेक्शन 3 ऑफ 193 में जाती है और वहां ये कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। सबसेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके अंदर पार्टीज के नाम लिखेगा, एक्यूज का नाम लिखेगा, एक्यूज अरेस्ट है या नहीं है, एक्यूज कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है, वो बेल पर है, वहां पे विटनेसेस के नाम लिखे जाएंगे। और ऐसी जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसको फॉरवर्ड कहां किया जाएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना। तो ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के पास हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस इन्वोक्ड इन द चार्जशीट। तो 194 BNSS के मामले में देखिए कि वहां सबसेक्शन 2 में जो रिपोर्ट जाएगी वो किन को जाएगी, वो जाएगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। यहां पर है मैजिस्ट्रेट टू एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, बट यहां पे है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जहां मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा ओनली वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, जहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा गया तो वहां केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। तो ये बात हुई सबसेक्शन 2 ऑफ 194, जिसका कंपैरिजन किया हमने 193 BNSS के साथ। अब लास्ट बात, अब मैं बात करता हूं, दोनों पार्ट में कंपैरिजन करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटीज को लेकर। मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या कर सकते हैं जब उनके पास ये दोनों रिपोर्ट्स पहुंचेंगी, इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचेगी, इधर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचेगी, तो वो क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं 193 की जो रिपोर्ट गई तब मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं। नंबर 1 बात, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी पॉइंट पर रह गया है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। बट पावर कहां से यूज करेंगे, तो 175 सबसेक्शन 3 BNSS से पावर लेंगे, जो 156 सबसेक्शन 3 CrPC की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और क्या कर सकते हैं, अगर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देना चाहते हैं तो वो मे टेक कॉग्निजेंस एंड प्रोसीड फर्दर। एक्यूज को सम्मन इशू कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेकर। उन्होंने देखा रिपोर्ट कंप्लीट है, इन्वेस्टिगेशन ठीक हुआ है, सफिशिएंट एविडेंस है, तो वो कॉग्निजेंस लेंगे ऑफेंसेस का, और जिसने ऑफेंस किया उसको सम्मन करके बुला सकते हैं फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। और क्या कर सकते हैं कि मान लो कि वो चार्जशीट नहीं थी, क्लोजर रिपोर्ट गई थी, तो ऐसी क्लोजर रिपोर्ट को वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है और उनको लगता है कि हाँ सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट आई है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट क्लोजर रिपोर्ट के मामले में रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले कंप्लेनेंट को नोटिस करके बुलाना होगा और उससे पूछा जाएगा कि देखिए पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। अगर वो कहता है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस,
देन मैजिस्ट्रेट साहब इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर कंप्लेनेंट कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, देन उसको कहेंगे कि आप बताइए क्यों नहीं है, आप अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दीजिए, किन किन पॉइंट पर आप सेटिस्फाइड नहीं है। देन कंप्लेनेंट यहां पर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है और इस प्रोटेस्ट पिटीशन पर मैजिस्ट्रेट साहब दो काम कर सकते हैं कि एक तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये पॉइंट जो कंप्लेनेंट ने उठाए आप इन पर पुलिस को कह सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, या फिर मान लो उन्होंने इस रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन इस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट करके और कंप्लेंट मैटर की तरह आगे प्रोसीड कर सकते। तो ये पावर्स थी कुछ मैजिस्ट्रेट साहब की जब पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 बीएनएसएस उनके पास आई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब रिपोर्ट 194 बीएनएसएस वाली गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास, तो इनके पास क्या क्या पावर्स होंगी। देखिए इनके पास दो ही बातें हैं केवल कि या तो ये एक्सेप्ट कर लें उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को जो इनको फॉरवर्ड की गई है, और वो रिपोर्ट जब फॉरवर्ड की जाती है इनको, जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये निकल कर आता है, इस लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आता है कि कॉज ऑफ डेथ ऐसा है जिससे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना नहीं पाया जाता है, तो ऐसी इंक्वेस्ट रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी जाती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देते हैं, आगे कोई प्रोसीडिंग्स उसमें नहीं होती। लेकिन मान लो कि पुलिस ऑफिसर ने तो ये कहा पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, जो कॉज ऑफ डेथ मिला उसे देखने के बाद, और ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी, तो अब यहां मैजिस्ट्रेट साहब को लगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि नहीं, ये कॉज ऑफ डेथ तो ऐसा है जिससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना पाया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब एफआईआर का ऑर्डर नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं कर सकते, जैसा कि यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते थे। नो, ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते हैं, वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि नहीं, इसमें तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है प्राइमा फेसाई, तो आप एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए और इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी रिक्वेस्ट पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब इंफॉर्मेंट की कैटेगरी में आएंगे, सूचनाकर्ता की कैटेगरी में आएंगे, और ये एक विटनेस भी बनेंगे। तो ये था कंपैरिजन दो पार्ट का, सेक्शन 154 सीआरपीसी से लेकर 173 सीआरपीसी, जो 173 बीएनएसएस से लेकर 193 बीएनएसएस तक की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, और दूसरा पार्ट था 194 सीआरपीसी, 194 बीएनएसएस एंड 195 बीएनएसएस, जो 174 एंड 175 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस थी। दोनों ही पार्ट चैप्टर नंबर 13 बीएनएसएस में आते हैं, बट दो पार्ट बने हैं और दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग पर्पज के लिए। तो कंपैरिजन से और इस रिवीजन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे रिवीजन की बात हुई है कहीं ना कहीं, और हमने क्विक रिवीजन किया है, तो डेप्थ में नहीं गए हैं। जिनको डेप्थ में वीडियोस देखनी है तो एक एक वीडियो को मैंने बहुत ही डेप्थ से बनाया है। बीएनएसएस चैप्टर 13 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको एक तरफ से देख लीजिए, बहुत डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, और आप जब भी उन वीडियोस को देख लेंगे तो उसके बाद मेरी गारंटी है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन सेक्शन से रिलेटेड तो आप परफेक्टली आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब एक नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 13 की 196 बीएनएसएस, उसमें हम एक दिन और लेंगे और उसके बाद चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 14 पर एंटर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।